नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार के सर यूथ पाठशाला ऐप और संकुल मार्गदर्शन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा बिंदु है आदिकाल। आज हम आदिकाल का टेस्ट करने जा रहे हैं। आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि अब लगातार टेस्ट हो गए हिंदी साहित्य के, इतिहास के और व्याकरण के। लगातार रोजाना शाम को 8 बजे आपको टेस्ट उपलब्ध होंगे। रोजाना शाम को 8 बजे आपको टेस्ट उपलब्ध होगा। इस टेस्ट की जो विवरणिका है वो भी आपको भेज दी जाएगी व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से, या फिर आपको यूट्यूब पर भी बता दी जाएगी कि किस तरह से कब कब कौन कौन से टेस्ट होंगे। वैसे प्रत्येक टेस्ट के अंत में इसके बारे में बता दी जाएगा कि नेक्स्ट टेस्ट कब होगा। तो लगातार टेस्ट होंगे शाम को 8 बजे, आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर संकुल मार्गदर्शन पर। तो देखते हैं आज की इस कड़ी में। तो आपको बता देना चाहता हूँ, ये देखेंगे हम कि प्रत्येक बिंदु से या प्रत्येक काल से कि लगभग 50% तो होंगे ही होंगे, और फिर भी कोशिश करेंगे कि 100, 150 जितने भी प्रश्न, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उतने के सभी प्रश्न आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे। प्रश्नों की संख्या अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न और अधिक से अधिक प्रश्न करवाए जाएंगे। आज का हमारा बिंदु है आदिकाल। तो आदिकाल का पहला प्रश्न लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आपके पास ज़्यादा समय नहीं होगा उत्तर देने के लिए। आपको एक बार पुनः बता देना चाहता हूँ, पहले जिस तरह से जो अपने टेस्ट हुए उनमें भी मैंने आपको बताया है कि टेस्ट में आपको क्या करना है कि मैं एक बार प्रश्न बोलूँगा और आप लोगों को एक अपनी कॉपी पेन लेकर उसके अंदर उसकी संख्या प्रश्न संख्या लिख सकते हो। आप 1 से लेकर 50 तक या 1 से लेकर 25 तक जितने भी है प्रश्न 25 तक लिख सकते हो, और उसके बाद आप उसके उनमें आंसर भी लिख सकते हो और उसी के साथ मैं उत्तर बताता हूँ तो उसको सही या गलत भी करार दे सकते हो। और उसके बाद आप देख सकते हो कि आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए। समझ में आ गई होगी मेरी बात कि आप टेस्ट देने से पहले कॉपी में प्रश्न संख्या लिख सकते हैं और उसके सामने जैसे ही मैं प्रश्न बोलता हूं उसके ऑप्शन बोलता हूं, आप अपना उत्तर उस कॉपी में लिख सकते हैं। और उसके बाद ये कॉपी भी आप लगातार लगा सकते हैं, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3। इस तरह से आपको पता चलता रहेगा कि शुरुआती टेस्टों में आपकी क्या स्थिति थी और आखिर में चलकर आपकी क्या स्थिति रही है। फिर जो प्रश्न आपका गलत है वो प्रश्न आपका गलत क्यों है। वैसे तो मैं प्रत्येक प्रश्न के बारे में यहाँ से बता ही दूंगा, लेकिन वो प्रश्न आपका गलत क्यों है। अगर किसी भी बिंदु, जैसे आदिकाल से संबंधित हम करवा रहे हैं, अगर आदिकाल के आपके प्रश्न ज़्यादा गलत हो जाते हैं तो फिर आपको एक बार पुनः आदिकाल को देखना चाहिए, पुनः उसको पढ़ना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या बात हुई कि यह आदिकाल का जो आदिकाल में मेरे प्रश्न कम क्यों आए। इस तरह से आप प्रत्येक बिंदु के टेस्ट दे सकते हैं और उन टेस्टों को सहेज कर भी रख सकते हैं, उस टेस्ट को कि आपके कब कब किस तारीख को कौन सा टेस्ट हुआ था और उसमें कितने अंक आए थे। तो हमारा पहला टेस्ट है कि इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी से संबंधित असंगत कथन है। इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी से संबंधित असंगत कथन है। आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि असंगत और संगत ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है। और एक आता है नहीं, उस नहीं को भी आपने अच्छे से दिमाग में रखना है। नहीं, हम लोग क्या है नहीं और है में कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रश्न को अच्छे से पढ़ते नहीं है। आप कितना भी प्रयास कर ले ये नहीं हमसे छूट ही जाता है। और संगत असंगत में भी हम मात खा जाते हैं, क्योंकि वहाँ हमारे दिमाग पर जो दबाव होता है वो बहुत अधिक होता है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि प्रश्न को बहुत ही आराम से पढ़ें और कहीं प्रश्न में संगत और असंगत तो नहीं है, कहीं प्रश्न में नहीं तो नहीं पूछा हुआ। ठीक है, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी से संबंधित असंगत कथन है। इसके रचनाकार फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी है। इसके रचनाकार फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी है। यह मूलतः अंग्रेजी भाषा में है। यह मूलतः है अंग्रेजी भाषा में है। हिंदी एवं उर्दू के कवियों का वर्णन वर्ण क्रमानुसार है। इस हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी एवं उर्दू के कवियों का वर्णन वर्ण क्रमानुसार है। यह 2 भागों में क्रमशः 1839 में 1847 में प्रकाशित हुआ था। एक बार फिर से बता देना चाहता हूं आपको कि इसके रचनाकार फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी है। यह मूलतः अंग्रेजी भाषा में है। हिंदी एवं उर्दू के कवियों का वर्णन वर्ण क्रमानुसार है। यह 2 भागों में क्रमशः 1839 व 1847 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो इसमें से मैं आपको बता, उत्तर है इसका, यह मूलतः अंग्रेजी भाषा में है। यह क्या है?
असंगत है। यह मूलतः किस भाषा में था? यह मूलतः फ्रेंच भाषा में था। किस भाषा में था? यह मूलतः फ्रेंच भाषा में। यह हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है जो मूलतः है फ्रेंच भाषा में है। किस भाषा में है? जो मूलतः फ्रेंच भाषा में है। इसके रचनाकार विद्वान गारसा द तासी है, बिल्कुल सही है। हिंदी एवं उर्दू के कवियों का वर्णन वर्ण क्रमानुसार दिया गया, बिल्कुल सही है। इसमें वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया। किस पद्धति का प्रयोग किया है? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है। यह दो भागों में क्रमशः 1839 व 47 में प्रकाशित हुआ था, लेकिन इसका तीसरा भाग भी प्रकाशित हुआ था, वो हुआ था 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में। तो असंगत इसका कौन सा है? ब इसका असंगत है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा और बता देना चाहता हूं कि हिंदी साहित्य का इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी जो है, यह क्या है? इसमें कितने कवि थे? 738 कवियों का वर्णन किया गया है। कितने कवियों का वर्णन किया गया है? इसमें 738 कवियों का वर्णन किया गया है, जिसमें 72 कवि किसके हैं? हिंदी के हैं। किसके हैं 72 कवि? हिंदी के कितने कवि थे? केवल 72 कवि थे। हिंदी के कितने कवि थे? केवल 72 कवि। कुल कवि कितने थे? 738 कवियों का वर्णन किया गया था, जो कौन से थे? हिंदी और उर्दू दोनों के कवि थे। तो इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? बड़ा कवि वृत्त संग्रह। इसको क्या कहा था? बड़ा कवि वृत्त संग्रह। किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको क्या कहा था? बड़ा कवि वृत्त संग्रह कहा था। किसको? गारसा द तासी के हिंदी साहित्य के इतिहास। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसे माना जाता है? गारसा द तासी के इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है, जो 1839, 47 और 71 में प्रकाशित हुआ था। बड़ा कवि वृत्त संग्रह। ये जो 72 कवि हैं, इन 72 कवियों का हिंदी अनुवाद किसने किया था? किसने किया था हिंदी अनुवाद? वो भी बता देना चाहता हूं। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय कौन थे? प्रयाग हिंदी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। इन्होंने उन 72 कवियों का हिंदी अनुवाद किया था। कब किया था? 1952 ईस्वी में। कब किया था? 1952 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1952 ईस्वी में। किस नाम से किया था? हिंदुई साहित्य का प्रथम इतिहास। हिंदुई साहित्य का प्रथम इतिहास इस नाम से किया था। किसने? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी में जो 72 कवि हिंदी के थे, उनका अनुवाद किया था किसने? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। हिंदुई साहित्य का प्रथम इतिहास, हिंदुई साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से इसका अनुवाद किया था। किसका? 72 कवियों का अनुवाद किया गया था। यह मूलतः फ्रेंच भाषा में था और 738 कवि थे। चलो चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम क्या करेंगे कि टेस्ट के साथ साथ इस तरह से प्रत्येक काल के टेस्टों को इस तरह से आपके सामने मतलब व्याख्यात किया जाएगा कि आपको ऐसे लगेगा नहीं कि आपने वह काल पढ़ा नहीं है। प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या की जाएगी। देखते हैं आगे। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रही है? प्रश्न संख्या 2 है, शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ शिव सिंह सरोज की रचना कब हुई थी? शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ शिव सिंह सरोज की रचना कब हुई थी?
शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ शिव सिंह सरोज की रचना कब हुई थी? 1839 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में। एक बार फिर बोल देता हूँ, 1839 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में। तो आपको बता देना चाहता हूँ उत्तर है 1883 ईस्वी में। कब हुई थी? 1883 ईस्वी में हुई थी। इसमें लगभग 1000 कवियों का वर्णन किया गया है। कितना का वर्णन किया गया है? लगभग 1000 कवियों का वर्णन किया गया है। इसके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि मैंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के रचनाकारों का या कवियों का जो परिचयात्मक विवरण है वो शिव सिंह सरोज से लिया है। किससे लिया है? शिव सिंह सरोज से। शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ शिव सिंह सरोज। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। क्या है प्रश्न संख्या 3? ऐसा है, कुछ प्रश्नों की व्याख्या ज़्यादा इसलिए नहीं की जा रही है, उनकी और अधिक व्याख्या की जा सकती है, लेकिन व्याख्या करने से क्या होगा? अधिक व्याख्या करने से जो नेक्स्ट प्रश्न आने वाला है उसका उत्तर उसमें आ जाएगा, इसलिए कुछ प्रश्नों की व्याख्या कम की जा रही है। ठीक है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान से संबंधित असंगत कथन है। से संबंधित असंगत कथन है। इसकी रचना 1888 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा? जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा की गई थी। दूसरा ऑप्शन है, यह मूलतः अंग्रेजी भाषा में है। यह मूलतः है अंग्रेजी भाषा में है। इसमें लगभग 952 कवियों का वर्णन है। इसमें लगभग 952 कवियों का वर्णन है। इसमें भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है। इसमें भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है। तो हमें देखना है असंगत। क्या देखना है? असंगत, ये याद रख लेना है। एक बार फिर से बता देता हूं, इसकी रचना 1888 ईस्वी में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा की गई थी। यह मूलतः अंग्रेजी भाषा का ग्रंथ है। इसमें लगभग 952 कवियों का वर्णन है। इसमें भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई थी। तो असंगत ढूंढना है आपने। कौन सा है असंगत? तो इसमें असंगत कोई नहीं है। सभी के सभी क्या है? सही है। सभी के सभी सही है। इसकी रचना 1888 ईस्वी में हुई थी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसकी रचना किसकी हुई थी? बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका के विशेषांक के रूप में इसका प्रकाशन हुआ था। किसकी? बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका के विशेषांक के रूप में इसका प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था? 1888 ईस्वी में। और स्वतंत्र इतिहास के रूप में इसका प्रकाशन हुआ था 1889 ईस्वी में। ठीक है। जिस तरह से हिंदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास लिखा गया था ना, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास था वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था और बाद में स्वतंत्र इतिहास के रूप में वो प्रकाशित हुआ था, उसी प्रकार यह भी बंगाल एशियाटिक सोसाइटी और पत्रिका की विशेषांक के रूप में 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1889 में फिर ये अलग से स्वतंत्र रूप से प्रकाशित हुआ था। यह मूलतः अंग्रेजी भाषा का ग्रंथ था। इसमें लगभग 952 कवियों का ही वर्णन था। इसमें भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई थी। इसमें भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई थी। इसके बारे में थोड़ा सा और बता देना चाहता हूँ मैं, वो ये है कि जो जॉर्ज ग्रियर्सन थे, जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा था कि मैं इसमें आधुनिक हिंदी भाषा के रचनाकारों का विवरण देने जा रहा हूं। मैं इसमें आधुनिक हिंदी भाषा के रचनाकारों का विवरण देने जा रहा हूं। संस्कृत के रचनाकारों का विवरण मैं इसमें नहीं दे रहा हूं या संस्कृत रचनाओं को नहीं ले रहा हूं। एक बात। दूसरा, उन्होंने कहा था कि मैं अरबी फारसी के रचनाकारों का और उर्दू के रचनाकारों को इसमें सम्मिलित नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनको पहले ही गार सदतासी वर्णन कर चुके हैं। उनका पहले ही गार सदतासी जो है वो वर्णन कर चुके हैं। ठीक है। तो इसमें क्या था? इसमें कुल कितने कवि थे? 952 कवि थे।
952 कवि थे, किस भाषा में थे? अंग्रेजी भाषा का था। ये किस में लिखा गया था? अंग्रेजी भाषा में। और कवि किसके थे? आधुनिक हिंदी भाषा के कवि थे, इसमें सभी आधुनिक हिंदी भाषा के। तो इसका अनुवाद भी किसने किया था? किशोरी लाल गुप्त ने। किसने किया था? किशोरी लाल गुप्त ने इसका अनुवाद किया था। किशोरी लाल गुप्त ने कब किया था? 1957 में। कब किया था? 1957 में। किस नाम से किया था? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से इसका अनुवाद किया था किशोरी लाल गुप्त ने 1957 ईस्वी में। कब किया था? 1957 ईस्वी में। किसने? किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से इसका अनुवाद किया था। और देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, हिंदी के मुसलमान कवि रचना के रचनाकार हैं। हिंदी के मुसलमान कवि रचना के रचनाकार हैं गौरीशंकर द्विवेदी, गंगा प्रसाद सिंह, कृष्ण शंकर शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल। गौरीशंकर द्विवेदी, गंगा प्रसाद सिंह, कृष्ण शंकर शुक्ल और रमाशंकर। तो इसके है गंगा प्रसाद सिंह। कौन है इसके रचनाकार? हिंदी के मुसलमान कवि के रचनाकार कौन है? गंगा प्रसाद सिंह। कौन है? गंगा प्रसाद सिंह। देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कितने प्रकरणों में विभक्त है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कितने प्रकरणों में विभक्त है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, 5 प्रकरणों में, 7 प्रकरणों में, 9 प्रकरणों में या फिर 8 प्रकरणों में। कितने प्रकरणों में है? 5 में, 7 में, 9 में, 8 में। एक मौका और मिलेगा। 5 में, 7 में, 9 में, 8 में। अभी मैं आपको उत्तर बता दूंगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का इतिहास क्या नाम था? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कब हुई थी इसकी रचना? 1938 ईस्वी में। कब हुई थी इसकी रचना? 1938 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। आपको मौका दे रहा हूं सोचने का। 1938 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1938 ईस्वी में। किसके रूप में लिखा गया था? यह शोध ग्रंथ के रूप में लिखा गया था। किसके रूप में लिखा गया था? शोध ग्रंथ के रूप में लिखा गया था। मतलब पीएचडी का विषय था किसका? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का पीएचडी का विषय था ये हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। उसी के अंतर्गत शोध ग्रंथ के रूप में लिखा गया था। और कहां तक लिखा गया था? यह लिखा गया था कृष्ण काव्य तक। कहां तक लिखा गया था? कृष्ण काव्य तक लिखा गया था। और कहां से लेके कहां तक? 750 संवत 750 से लेकर 1693 ईस्वी तक लिखा गया था। सॉरी, ईस्वी नहीं, संवत 1693 तक लिखा गया था। संवत 750 से संवत 1693 तक यह लिखा गया था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। कितने प्रकरणों में है? 5 में, 7 में, 9 में, 8 में। तो उत्तर है इसका, बहुत समय दे दिया, 7 में। कितने प्रकरणों में है? 7 में। इसको हम विस्तार से देखते हैं। कैसे देखेंगे विस्तार से? क्या था? कैसे देखेंगे विस्तार से कि कितने प्रकरण, कौन कौन से कितने प्रकरणों में बांटा गया है? 7 प्रकरणों में। क्या थे? 7 प्रकरण। कौन कौन से थे?
एक नंबर पर आता है संधि काल, एक नंबर पर है संधि काल। 2 नंबर पर है हमारे पास चारण काल। 3 नंबर पर है हमारे पास भक्ति काल की अनुक्रमणिका, भक्ति काल की अनुक्रमणिका। 4 नंबर पर आता है हमारे पास भक्ति काल। 5 नंबर पर हमारे पास आता है प्रेम काव्य। 6 नंबर पर हमारे पास आता है राम काव्य और 7 नंबर पर हमारे पास आता है कृष्ण काव्य। ये 7 प्रकरण थे हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास के ये 7 प्रकरण थे। कौन से? संधि काल, चारण काल, भक्ति काल की अनुक्रमणिका, भक्ति काल, प्रेम काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य। ये 7 ही क्या थे? प्रकरण थे। अब आता है काल विभाजन। एक बात और बता देना चाहता हूं कि हम लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुछ जगह काल विभाजन पूछा होता है, कुछ जगह प्रकरण पूछे होते हैं। तो ये तो है प्रकरणों में क्या है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कितने प्रकरणों में था, लेकिन काल विभाजन तो प्रारंभ में कर दिया जाता है। तो काल विभाजन तो आचार्य रामकुमार वर्मा ने काल विभाजन भी किया है। काल विभाजन जो किया है वो हम देख लेते हैं। 1 नंबर पर है संधि काल, 2 नंबर पर है चारण काल, 3 नंबर पर है भक्ति काल, 4 नंबर पर है रीति काल, 5 नंबर पर है आधुनिक काल। ये था इनका काल विभाजन। ये था इनका काल विभाजन। क्या था? संधि काल, चारण काल, आदि काल को इन्होंने 2 भागों में बांटा था। बाकी तो वही था जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विभाजन किया है या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है, लेकिन इन्होंने आदि काल को 2 भागों में बांट दिया था, संधि काल और चारण काल। उसके बाद है भक्ति काल, रीति काल और उसके बाद आता है आधुनिक काल। जो संधि काल है उसको इन्होंने रखा है संवत 750 से 1000। चारण काल है 1000 से 1375। भक्ति काल है संवत 1375 से 1700। रीति काल है संवत 1700 से 1900। आधुनिक काल है संवत 1900 से वर्तमान तक, जहां तक है। ठीक है, तो वर्तमान तक, आगे तक जहां तक लिखा जा सकता है। ठीक है, तो 1900 से जो आधुनिक काल है उसके बाद का काल आधुनिक काल। तो ये संवत में था, ये भी हमें ध्यान रखना है। किस में है? ये संवत में है। 750 से 1000, 1000 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900 और 1900 से। तो ये 2 चीजें आ जाती है। एक तो आता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन और उनके प्रकरण, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के प्रकरण। चलो चलते हैं वापस प्रश्न संख्या 6 पर। क्या है प्रश्न संख्या 6? इनमें से कौन सी रचना वीर गाथात्मक है? इनमें से कौन सी रचना वीर गाथात्मक है? बिसलदेव रासो, कीर्तिलता, बिसलदेव रासो, कीर्तिलता, विद्यापति पदावली और खुसरो की पहेलियां। बिसलदेव रासो, कीर्तिलता, विद्यापति पदावली और खुसरो की पहेलियां। तो आपको बता देना चाहता हूं, ज्यादा समय नहीं है, आप लोगों ने उत्तर दे दिया होगा। कीर्तिलता, कीर्तिलता राजा कीर्ति सिंह की शौर्य गाथा का, किसका? कीर्तिलता में
कीर्ति सिंह की शौर्य गाथा का 4 पल्लवों में वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है? 4 पल्लवों में वर्णन किया गया है। कीर्ति सिंह की शौर्य गाथा का 4 पल्लवों में वर्णन किया गया है। बिसल देव रासो जो है नरपति नालय का, किसका है? नरपति नालय का गीति काव्य है। क्या है ये? गीति काव्य। बिसल देव रासो जो है वो नरपति नालय की रचना है और गीति काव्य है। और जो विद्यापति पदावली है ये श्रृंगार रस प्रधान काव्य है। श्रृंगार रस प्रधान काव्य है विद्यापति की पदावली, ठीक है ना। और खुसरो की पहेलियां खड़ी बोली की है ये, ठीक है। तो ये इस तरह से इनमें से कौन सी रचना वीर गाथात्मक है? कीर्तिलता, जो कीर्ति सिंह के शौर्य गाथा का 4 पल्लवों में चित्रण है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, प्रश्नों में कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न बनाइए सर, या कोई समस्या है तो। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल के जैन साहित्य में सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सी रचना आदिकाल के जैन साहित्य में सम्मिलित नहीं है? जैन साहित्य में वर्ण रत्नाकर, भरतेश्वर बाहुबली रास, श्रावकाचार और चंदनबाला रास। वर्ण रत्नाकर जैन साहित्य में सम्मिलित नहीं है। वर्ण रत्नाकर, भरतेश्वर बाहुबली रास, श्रावकाचार और चंदनबाला रास। उत्तर बता सकते हैं यहाँ पर। वर्ण रत्नाकर, भरतेश्वर बाहुबली रास, श्रावकाचार और चंदनबाला रास किसकी? जैन काव्य की रचना नहीं है। तो उत्तर है वर्ण रत्नाकर। कौन सी? वर्ण रत्नाकर है, जो जैन काव्य से संबंधित रचना नहीं है। तो वर्ण रत्नाकर के बारे में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। वर्ण रत्नाकर किसकी है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है, जो मैथिली भाषा में रचित, किस भाषा का है? मैथिली भाषा की रचना है। और क्या है? यह एक प्रकार का शब्दकोश है। क्या है? यह शब्दकोश है, ठीक है। वर्ण रत्नाकर जो है वो ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है, मैथिली भाषा में है और शब्दकोश है। उत्तर इसका वर्ण रत्नाकर है। भरतेश्वर बाहुबली रास जैन काव्य की रचना है। भरतेश्वर बाहुबली रास जैन काव्य की रचना है। किसकी रचना है? शालिभद्र सूरी की। शालिभद्र सूरी की रचना है। किसकी रचना है? यह शालिभद्र सूरी की रचना है। भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? शालिभद्र सूरी की। इसकी रचना कब हुई थी? 1184 ईस्वी में। कब हुई थी? 1184 ईस्वी में। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसे ही हिंदी साहित्य की प्रथम रचना माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसे ही, इसकी रचना कब हुई थी? 1184 में। और इसे ही हिंदी साहित्य की प्रथम रचना माना है। किसे? भरतेश्वर बाहुबली रास को, ठीक है। और प्रथम कवि किसको माना है? शालिभद्र सूरी को। किसको माना है? शालिभद्र सूरी को माना है। श्रावकाचार, श्रावकाचार ये भी किसकी रचना है? देवसेन की रचना है। काल कौन सा माना जाता है? 933 ईस्वी के लगभग। श्रावकाचार जो है वो श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है श्रावकाचार रचना में। किसकी रचना है? देवसेन की रचना है और 933 ईस्वी में। और सर्वसम्मति से श्रावकाचार को ही हिंदी साहित्य की प्रथम रचना माना जाता है। चंदनबाला रास है, ये अशुग कवि की रचना है। किसकी रचना है? अशुग कवि की रचना है। तो वर्ण रत्नाकर को छोड़कर अन्य सभी रचनाएं जैन काव्य से संबंधित रचनाएं हैं। जैन काव्य की ही रचनाएं हैं। चलो देखते हैं प्रश्न संख्या 8। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे मानते हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे मानते हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे मानते हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे मानते हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे मानते हैं? सरहपाद को, गोरखनाथ को, चंद्रप्रदायी को या स्वयंभू को? सरहपाद को,
गोरखनाथ को, चंद्रप्रदायी को या स्वयंभू को? एक बार फिर से, डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे मानते हैं? सरहपाद को, गोरखनाथ को, चंद्रप्रदायी को या स्वयंभू को? तो उत्तर है इसका स्वयंभू को। किसको मानते हैं? स्वयंभू को। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य का प्रथम कवि स्वयंभू को मानते हैं, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास में लिखा हुआ है। आप लोगों के पास है तो आप लोग उसे देख सकते हैं। अब आता है सरहपाद। सर्वसम्मति से सरहपाद को ही हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। वैसे इससे संबंधित प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि किसने माना है सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि? तो किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है सरहपाद को। गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? मिश्र बंधुओं ने। किसने माना है? मिश्र बंधुओं ने किसको माना है हिंदी का प्रथम कवि? गोरखनाथ को। चंद्रप्रदायी को प्रथम कवि या प्रथम महाकवि माना है। किसने माना है? शुक्ल ने। किसने माना है? शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रप्रदायी को हिंदी साहित्य का प्रथम महाकवि माना है और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना है। प्रश्न संख्या 9, गोरखनाथ व उनके जीवन काल का असंगत क्रम छांटिए। गोरखनाथ व उनके जीवन काल का असंगत क्रम छांटिए। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 845 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 9वीं शती, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 13वीं शती, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार 13वीं शती। किसका? गोरखनाथ का जीवन काल। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 1845 ईस्वी या 9वीं शती, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 9वीं शती, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 13वीं शती, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार 13वीं शती। हमें क्या देखना है? असंगत देखना है, तो असंगत द रहेगा। उत्तर है इसका द, क्योंकि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ का जो समय है वो माना है 11वीं शती को माना है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ का समय जो माना है वो माना है 11वीं शती को माना है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के संस्करण वह जहां वे संग्रहालय में सुरक्षित है का असंगत क्रम है। भी जहां वे सुरक्षित हैं जिस संग्रहालय में, मतलब पृथ्वीराज रासो का कौन सा संस्करण किस संग्रहालय में सुरक्षित है, इससे संबंधित अपने को देखना है कि प्रथम संस्करण जो है प्रथम संस्करण कहाँ? उदयपुर संग्रहालय में। प्रथम संस्करण कहाँ है? उदयपुर संग्रहालय में। द्वितीय संस्करण कहाँ है? अबोहर में। तृतीय संस्करण कहाँ है? बीकानेर संग्रहालय में। चतुर्थ संस्करण कहाँ है? जयपुर संग्रहालय में। कहाँ है उसका असंगत देखना है। क्या प्रथम संस्करण उदयपुर संग्रहालय में है, द्वितीय संस्करण अबोहर में है, तृतीय संस्करण बीकानेर संग्रहालय में है, चतुर्थ संस्करण जयपुर संग्रहालय में है? उत्तर बता देना चाहता हूं, असंगत है द, क्योंकि चतुर्थ संस्करण कहाँ है इसका ध्यान नहीं है। कहने का मतलब यह है कि चतुर्थ संस्करण जो है वो जयपुर में नहीं है। बाकी प्रथम संस्करण जो है वो कहाँ है? उदयपुर में। द्वितीय संस्करण कहाँ है? अबोहर में। तृतीय संस्करण कहाँ है? बीकानेर में। इसके बारे में भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। क्या बता देना चाहता हूं वो अभी आप देख सकते हैं। प्रथम संस्करण, प्रथम संस्करण का प्रकाशन
1585 में हुआ था। किसके द्वारा करवाया गया था? हिंदी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा। हिंदी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। किसके द्वारा? हिंदी नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। कब? 1585 में। इसमें क्या थे? 69 समय थे, 69 समय और 16,306 छंद थे और यह उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है वर्तमान में? उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। प्रथम जो संस्करण है उसका प्रकाशन 1585 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? हिंदी नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा किया गया था, जिसमें 69 समय और 16,306 छंद है और जो उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। दूसरा संस्करण है उसमें 7,000 छंद है। कितने छंद है? 7,000 छंद है और वह कहाँ है? अबोहर में। कहाँ? किसके संग्रहालय में? अबोहर के संग्रहालय में सुरक्षित है। किसके संग्रहालय में? अबोहर के। तीसरा जो संस्करण है उसमें 3500 छंद है और 19 खंड है। 3500 छंद है, 19 खंड है और यह बीकानेर के संग्रहालय में सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? बीकानेर के संग्रहालय में तीसरा जो खंड है। और चौथा जो संस्करण है उसमें कितने छंद हैं? 1300 छंद है। कितने छंद है? केवल 1300 छंद है। कितने छंद है? केवल 1300 छंद है और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे ही मूल रसो माना है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे ही मूल रसो माना है। प्रथम संस्करण में कितने हैं? 69 समय 16,306 छंद है, उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। दूसरा जो है उसमें 7,000 छंद है, अबोहर के संग्रहालय में सुरक्षित है। तीसरे में 3500 छंद है जो 19 खंड है, बीकानेर के संग्रहालय में सुरक्षित है। और चौथे संस्करण में 1300 छंद है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे ही मूल रासो माना है। किसने? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे ही मूल रासो माना है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 11। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 11। इस प्रकार के प्रश्न जब आ जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और उत्तर ढूंढना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। देखते हैं क्या कहता है। आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? आदिकाल के साहित्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? हमें नहीं है वो। और नहीं का इसलिए तो दोस्तों मैंने ऐसे प्रश्नों का निर्माण करने का प्रयास किया है। मैं इन प्रश्नों के माध्यम से यह नहीं करना चाहता कि आपके कितने गलत होते हैं या मैं कितने कठिन प्रश्न लेकर आपके सामने उपलब्ध हो सकता हूं। मैंने इनके माध्यम से यही प्रयास किया है अधिक से अधिक मैं कितने अधिक से अधिक प्रश्न आपको याद करवा सकता हूं, कितनी अधिक से अधिक जानकारी आपको दे सकता हूं। ठीक है, इसलिए संगत असंगत थोड़े से ज्यादा प्रश्न आ जाते हैं। आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है। दोहा जो है वो आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का, आदिकाल का जो अपभ्रंश साहित्य था उसका दोहा जो है वो प्रमुख छंद है। दोहा कोश और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। दोहा कोशों और चर्या पदों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। चर्या पद एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं। चर्या पद एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठान में गाए जाते हैं। आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोशों के साथ साथ चर्या पदों की रचना भी की थी। आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोशों के साथ साथ चर्या पदों की रचना भी की थी। तो आप देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा असंगत है, इनमें से कौन सा असंगत है। तो असंगत है इनमें से, उत्तर है इसका ब। अब बता देना चाहता हूं सही क्या है। दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है, बिल्कुल सही बात है। दोहा चर्या पद एक प्रकार के गीत होते थे, बिल्कुल सही है। जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते थे, बिल्कुल सही है। आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोशों के साथ साथ चर्या पदों की भी रचना की थी, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन दोहा कोश
और चर्या पदों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है, यह गलत है, क्योंकि दोहा कोश की जो भाषा है, दोहा कोश की जो भाषा है वो क्या है, परिनिष्ठित अपभ्रंश है। दोहा कोश की जो भाषा है वो परिनिष्ठित अपभ्रंश है। और जो चर्यापद की भाषा है, जो चर्यापद की भाषा है वो क्या है, अवहट, जो चर्यापद की भाषा है वो है अवहट या देश भाषा, अवहट या देश भाषा। जो चर्यापद की भाषा है वो है अवहट या देश भाषा। इसमें क्या थे, चर्यापदों में सिद्धों की, किनकी, सिद्धों की अनुभूति या भावना का चित्रण है। चर्यापदों में सिद्धों की अनुभूति या भावना का चित्रण है। चर्यापद गाने वालों को, चर्यापद गाने वालों को सिद्धाचार्य, सिद्धाचार्य व योगीश्वर कहा जाता था। चर्यापद गाने वालों को सिद्धाचार्य व योगीश्वर कहा जाता था। एक बार पुनः बता देना चाहता हूं कि दोहा कोश की भाषा तो है परिनिष्ठित अपभ्रंश और चर्यापदों की भाषा है अवहट या देश भाषा। चलो आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 12, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन से हैं। हिंदी साहित्य का प्रश्न देखने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा गौर लगाकर पढ़ना भैया। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन से हैं। 1 नंबर पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 2 नंबर पर हजारी प्रसाद द्विवेदी, 3 नंबर पर रामकुमार वर्मा, 4 नंबर पर है डॉक्टर नगेंद्र। ए है रामचंद्र शुक्ल, ब है हजारी प्रसाद द्विवेदी, स है रामकुमार वर्मा और द है डॉक्टर नगेंद्र। तो इसी के साथ प्रश्न लॉक कर दिया जाता है और उत्तर है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। क्या है उत्तर, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अब आप बोलोगे कि सर अभी तो आप 750 बताकर गए थे, तो 750 बताया था, क्या बताया था, संवत बताया था। और जब संवत की बात आती है तो उसमें से कितने माइनस कर दी जाते हैं, 57 माइनस कर दी जाते हैं। 57 माइनस करते ही कितना आ जाता है, 693 ईस्वी आ जाता है। क्या आ जाता है, 693 ईस्वी आ जाता है। तो हिंदी साहित्य का आरंभ संवत 750 से या 693 ईस्वी से मानने वाले कौन थे, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अब बात आती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कब से माना था, 1050 विक्रमी संवत या 993 ईस्वी से हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। 1050 विक्रमी संवत या फिर 993 ईस्वी से हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1000 ईस्वी से हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। रामकुमार वर्मा ने 693 ईस्वी से और डॉक्टर नगेंद्र ने 7वीं शती के मध्य से, कहां से माना है, 7वीं शती के मध्य से। डॉक्टर नगेंद्र ने कहां से माना है हिंदी साहित्य का इतिहास, 7वीं शती के मध्य से 650 के लगभग ये माना है। चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 13 पर। प्रश्न संख्या 13 है, इनमें से कौन सा तथ्य, इनमें से कौन सा तथ्य सही नहीं है। इनमें से कौन सा तथ्य सही नहीं है।
ये सही नहीं कहने का कारण यह रहता है कि इससे क्या हो जाता है कि एक तो हम किसी भी बिंदु को विस्तार से देख पाते हैं, किसी भी बिंदु को विस्तार से जान पाते हैं, और दूसरा ये रहता है कि हमारे पास 3 अन्य प्रश्न और हो जाते हैं याद करने के लिए। एक गलत रहता है, वो भी मतलब असंगत की बात आती है तो हम एक साथ 4 प्रश्न याद कर लेते हैं, और उसमें कुछ और भी हो तो वो बात अलग है। राउलवेल में नायिका का नक्शिक वर्णन है। राउलवेल में नायिका का नक्शिक वर्णन है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है वह एक व्याकरण ग्रंथ है। वर्ण रत्नाकर में काव्य शास्त्रीय, वर्ण रत्नाकर में काव्य शास्त्रीय तत्वों का विवेचन है। वसंत विलास में वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का चित्रण है। वसंत विलास में वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का चित्रण है। तो आपको बता देना चाहता हूं, इसका उत्तर है वर्ण रत्नाकर में काव्य शास्त्रीय तत्वों का विवेचन है। वर्ण रत्नाकर काव्य शास्त्र से संबंधित न लेकर पहले ही बता चुका हूं तुम्हें, यह क्या है, शब्दकोश है। क्या है यह, शब्दकोश है। थोड़ी देर पहले यह भी बता चुका हूं कि वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है, ज्योतिरीश्वर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। किसकी रचना है, ठाकुर तो गियो, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। किस भाषा में है यह, मैथिली भाषा में है, यह आपको बता चुका हूं मैं। अब आते हैं फिर से कि राउलवेल में नायिका के नक्श का वर्णन है। बिल्कुल है, राउलवेल जो है एक शिलांकित कृति है। राउलवेल जो है एक शिलांकित कृति है जिसमें नायिका राउल नायिका के नक्श का वर्णन किया गया है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है वह एक, उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है वह एक प्रकार का क्या है, व्याकरण ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है ये, दामोदर भट्ट का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है ये, दामोदर भट्ट का ग्रंथ है। किस लिए लिखा था, काशी नरेश गोविंद चंद्र। किसके लिए, उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है किसके लिए, काशी नरेश गोविंद चंद्र के सभा पंडित, गोविंद चंद्र के सभा पंडित, गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर भट्ट, पंडित दामोदर भट्ट द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था, पंडित दामोदर भट्ट द्वारा लिखा गया था। किस लिए लिखा गया था, नरेश के पुत्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए, नरेश के पुत्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए लिखा गया था व्याकरण ग्रंथ। क्या नाम था, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। इसका नाम क्या था, उक्ति व्यक्ति नाम था, लेकिन प्रकरण इसलिए लिख दिया गया क्योंकि यह 5 प्रकरणों में लिखा गया था। कितने प्रकरणों में लिखा गया था, 5 प्रकरणों में लिखा गया था, इसलिए इसका नाम उक्ति व्यक्ति प्रकरण लिख दिया गया। किस शती की रचना थी, यह 12वीं शती की रचना थी। किस शती की रचना थी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शती की रचना थी, जिसकी भाषा जो है सुनीति कुमार चटर्जी ने प्राचीन कौशली या अवधि माना है। किसकी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को किसने माना है, किसने माना है, सुनीति कुमार चटर्जी ने प्राचीन कौशली या अवधि माना है। इसके बारे में एक बात और बता देना चाहता हूं, जो गद्य साहित्य है, गद्य साहित्य में 3 रचनाएं आती है, रोड़ाकृत, राउलवेल और उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। तो ये जो 2 रचनाएं हैं कौन कौन सी, एक तो आता है उक्ति व्यक्ति प्रकरण और दूसरा आता है वर्ण रत्नाकर। ठीक है, अब देखो इनमें क्या अंतर है। ये दोनों जब रचनाएं आती हैं तो हमारे दिमाग से बात निकल जाती है, बड़े आसान है याद करना, लेकिन जब ये काफ़ी दिनों बाद जब इनके बारे में पूछा जाता है तो हमारे बात दिमाग से निकल जाती है कि ये है
पंडित दामोदर भट्ट, पंडित दामोदर भट्ट। और ये है ज्योतिरीश्वर ठाकुर। तो एक बात इनको याद करने की ये है कि 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, जिसमें 3 शब्द है उसका रचनाकार भी 3 शब्दों वाला है। जिसमें 3 शब्द है उसका रचनाकार भी 3 शब्दों वाला। देखो, उक्ति, व्यक्ति, प्रकरण, पंडित दामोदर भट्ट, पंडित दामोदर भट्ट। ये जो 2 है वर्ण रत्नाकर, इसमें 2 है ज्योतिरीश्वर ठाकुर, वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर। और दूसरा ये भी हो सकता है वर्ण रत्नाकर और ठाकुर, या वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर कह दो चाहे ठाकुर कह दो, इसके अंत में र आ रहा है और इसके अंत में, दोनों के अंत में र आ रहा है। या सीधा सा है कि जिसमें 3 है वो 3 वाला है, जिसमें 2 है वो 2 वाला है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि उक्ति, व्यक्ति, प्रकरण जो है वो पंडित दामोदर भट्ट की है और वर्ण रत्नाकर जो है वो ज्योतिरीश्वर ठाकुर की है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। क्या है प्रश्न संख्या 14? गोरखनाथ का संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ नहीं है। गोरखनाथ का संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ नहीं है। गोरखनाथ का संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ नहीं है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ नहीं है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, गोरखसार। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, गोरखसार। कौन सा ग्रंथ है जो संस्कृत में नहीं लिखा गया? तो उत्तर है इसका गोरखसार। गोरखसार जो है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, यह भी किस में लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया है। विवेक मार्तंड यह भी संस्कृत में लिखा गया है। शक्ति संगम तंत्र यह भी संस्कृत में लिखा गया है। गोरखसार जो है यह किस में लिखा गया है? देश भाषा में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? यह देश भाषा में लिखा गया है। इसके अलावा गोरखनाथ की और अन्य रचनाएं भी हैं। गोरखनाथ की अन्य रचनाएं भी है, गोरखसार के साथ साथ आ जाता है। गोरख गणेश गोष्ठी, गोरख गणेश गोष्ठी, गोरख गणेश गोष्ठी, महादेव गोरख संवाद, महादेव गोरख संवाद, गोरख गणेश गोष्ठी, गोरख गणेश गोष्ठी, महादेव गोरख संवाद, गोरख बोध, गोरख बोध और गोरखनाथ की 17 है कला। गोरखनाथ की 17 है कला, गोरखनाथ की 17 है कला। ये थी गोरखनाथ की अन्य रचनाएं। ये सारी रचनाएं किसमें है? देश भाषा की रचनाएं है। ये किस भाषा की रचनाएं हैं? देश भाषा की रचनाएं हैं। कौन कौन सी? गोरखसार, गोरख गणेश गोष्ठी, महादेव गोरख संवाद, गोरख बोध और गोरखनाथ की 17 कला, ये देश भाषा में है। और ऊपर वाली जो थी एक विराट पुराण नाम से अन्य रचना और भी है जो संस्कृत में है और उसका हिंदी में देश भाषा में बाद में अनुवाद भी किया गया है विराट पुराण नाम से। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 15। पीताम्बर दत्त बर्थवाल किसके प्रिय शिष्य थे? पीताम्बर दत्त बर्थवाल किसके प्रिय शिष्य थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, हजारी प्रसाद द्विवेदी के, राहुल सांकृत्यायन के, श्याम सुंदर दास के। किसके प्रिय शिष्य थे?
पीताम्बर दत्त बर्थवाल किसके प्रिय शिष्य थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, हजारी प्रसाद द्विवेदी के, राहुल शंकरचंद के, श्याम सुंदर दास के। तो उत्तर बता देना चाहता हूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल जिन्होंने गोरखवाणी की रचना की थी, जिनमें गोरखनाथ की 14 रचनाओं का वर्णन किया गया है या 14 रचनाओं को प्रमाणिक माना गया है। गोरखनाथ की 14 रचनाओं का गोरखवाणी का जिन्होंने पीताम्बर दत्त बर्थवाल। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 16। आचार्य शुक्लानुसार असंगत कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार असंगत कथन है। क्या है? असंगत कथन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार असंगत कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार असंगत कथन है। चंद्रप्रदायी हिंदी के प्रथम महाकवि, पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य, चंद्रप्रदायी पृथ्वीराज के सखा थे। पृथ्वीराज रासो 2000 पृष्ठों का ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो जो है वो 2000 पृष्ठों का ग्रंथ है। कौन सा कथन जो है असंगत है शुक्ल के अनुसार? चंद्रप्रदायी हिंदी के प्रथम महाकवि, पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य, चंद्रप्रदायी पृथ्वीराज के सखा थे, पृथ्वीराज रासो 2000 पृष्ठों ग्रंथ है। तो असंगत है। बड़ा आसान है, बाकी सारी चीज़ें आपको पहले बता चुका हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में आपको बहुत अधिक ज्ञान होना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ें और आप सोचें आप सेलेक्ट हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। जैसा कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा था कि न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास क्या था, न तो हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पूरी तरह पढ़ सकते हैं और न तो हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़कर नया इतिहास लिख सकते हैं और न उनके बिना कोई इतिहास लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने जीवन में इतिहास लिखना है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना है, हिंदी साहित्य में सेलेक्टेड होने का इतिहास लिखना है, व्याख्याता प्रोफेसर नेट सेलेक्ट करने का इतिहास लिखना है, तो हम सिर्फ रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से नहीं लिख सकते और उसके बिना भी नहीं लिख सकते। तो एक जो मुख्य बिंदु है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम बता देना चाहता हूं, इसका उत्तर है पृथ्वीराज रासो 2000 पृष्ठों का ग्रंथ है। यह जो है असंगत है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे 2500 पृष्ठों का ग्रंथ माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को 2500 पृष्ठों का ग्रंथ माना जाए। एक बात और बता देना चाहता हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि हम लोग क्या करते हैं कि जब भी ऑब्जेक्टिव कोई पुस्तक लेते हैं या ऑब्जेक्टिव कर रहे होते हैं, तब हम क्या करते हैं कि उन प्रश्नों को याद करने का प्रयास करते हैं। और याद भी क्या करने का प्रयास करते हैं कि उत्तर क्या है, हम उत्तर याद कर लेते हैं। तो जब हम उत्तर याद करते हैं तो ये समस्या क्रिएट हो जाती है कि हमारा सिलेक्शन बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम उत्तर याद नहीं करना है, हमें ये देखना है कि बाकी चीजें क्या है, उन सबको याद करना है। जैसे इसमें क्या होता है, आचार्य शुक्ल के अनुसार असंगत कथन, मतलब बाकी बातें आचार्य शुक्ल के अनुसार संगत है। तो कल को यह भी पूछा जा सकता है, जैसे पीछे प्रश्न आ चुका है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है। प्रश्न 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? चंद्रप्रदायी को। एक प्रश्न बन रहा है, इसलिए आपको जो अन्य ऑप्शन दे रखे होते हैं उनको भी याद करना होता है, उनके बारे में भी जानना होता है। हिंदी का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? पृथ्वीराज रासो को। पृथ्वीराज रासो को। पृथ्वीराज के सखा थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, पृथ्वीराज के सखा थे चंद्रप्रदायी। फिर पृथ्वीराज रासो के रचयिता थे चंद्रप्रदायी। फिर पृथ्वीराज रासो कितने प्रश्नों की रचना है? 2500 प्रश्नों की रचना है। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। चलो आगे चलते हैं। आदिकाल के नामकरण से संबंधित असंगत कथन है। आदिकाल का जो नामकरण किया गया था उससे संबंधित असंगत कथन है। कौन सा है? पहला, संधि काल एवं चारण काल नाम डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया था। वीर काल रमा शंकर शुक्ल रसाल ने दिया था। वीर काल रमा शंकर शुक्ल रसाल ने दिया था। संक्रमण काल राम खिलावन पांडे ने दिया था। संक्रमण काल राम खिलावन पांडे ने दिया था। अंधकार काल कमल कुलश्रेष्ठ ने दिया था। तो उत्तर है इसका वीर काल।
वीरकाल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था। वीरकाल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने नाम दिया था। संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया था, कोई समस्या नहीं है। संक्रमण काल राम खिलावन पांडे ने नाम दिया था, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल सही है। अंधकार काल कमल कुल श्रेष्ठ ने दिया था। एक दो नाम और बता देना चाहता हूं मैं आपको कि जैसे चारण काल किसने दिया था? ग्रियर्सन ने। आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया था? ग्रियर्सन ने दिया था। सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल नाम आदिकाल को किसने दिया था? राहुल सांकृत्यायन ने दिया था। राहुल सांकृत्यायन ने दिया था। ठीक है। बीज वपन काल, बीज वपन काल किसने दिया था नाम? बीज वपन काल नाम दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किसने दिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीर गाथा काल नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया था। आदिकाल नाम भी इन्होंने दिया था और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी आदिकाल ही नाम दिया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी। मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल किसने दिया था? मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल नाम दिया था। ये कुछ अन्य नाम भी है आदिकाल के नामकरण में। फिर आता है प्रश्न संख्या 18। क्या है प्रश्न संख्या? माना कि रासो इतिहास नहीं है। माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है, पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन कोई उलटफेर नहीं किया जाता है। जयानक का पृथ्वीराज विजय भी तो काव्य ग्रंथ है, उसमें क्यों घटना और नाम सही है? मतलब ये पृथ्वीराज रासो के संबंध में है कि पृथ्वीराज रासो को कुछ लोगों ने प्रमाणिक माना था और कुछ साहित्यकारों ने अप्रमाणिक माना था। तो यह अप्रमाणिकता के पक्षधर का तर्क दिया गया है कि एक प्रश्न तो ये बनता है, जयानक का क्या था? पृथ्वीराज विजय, जो वुलर को कहाँ मिला था? कश्मीर में मिला था। वुलर को कश्मीर में मिला था। जानक का पृथ्वीराज विजय भी तो काव्य ग्रंथ है, उसमें घटना और नाम सही है। तो ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, श्याम सुंदर दास का है, मिश्र बंधु का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, श्याम सुंदर दास का है। कथन एक बार फिर बोल देता हूं। माना कि रासो इतिहास नहीं है, माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है, पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी कारण के उल्टफेर तो नहीं किया जाता। जानक का पृथ्वीराज विजय भी तो काव्य ग्रंथ है, उसमें क्यों घटना और नाम सही है? यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है उसको अप्रमाणिक मानते हैं पृथ्वीराज विजय को, पृथ्वीराज रासो को, और उसी के संबंध में ये तर्क दे रहे हैं कि उसमें घटनाएं जो है वो सही नहीं है, इसलिए वह जो है अप्रमाणिक है। प्रश्न संख्या 19। पृथ्वीराज रासो को पूर्णतः जाली ग्रंथ किसने कहा है? पृथ्वीराज रासो को पूर्णतः है जाली ग्रंथ किसने कहा है? क्या पूर्णतः है जाली ग्रंथ किसने कहा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, अमरचंद नाहटा ने, कर्नल टॉड ने या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, अमरचंद नाहटा ने, कर्नल टॉड ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? उत्तर बता देना चाहता हूं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को पूर्णतः है जाली ग्रंथ कहा है। प्रश्न संख्या 20 बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है,
जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चय है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य का रूप भी परिवर्तन होगा। जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य का रूप भी परिवर्तन होगा। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है। परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है। उपयुक्त कथन किस साहित्यकार का है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का, आचार्य शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है और अक्सर देखने को मिलती है, अक्सर पढ़ने को मिलती है, आती भी रहती है। तो किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी साहित्य के इतिहास की महत्वपूर्ण परिभाषा है, याद कर लीजिए। हेमचंद्र ने अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए भट्टी के समान हेमचंद्र ने अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए भट्टी के समान एक द्वाश्रय काव्य के रूप में कुमारपाल चरित की रचना की। किसकी की थी? कुमारपाल चरित की रचना की। उपयुक्त कथन किस प्रसिद्ध साहित्यकार का है? उपयुक्त कथन किस प्रसिद्ध साहित्यकार का है? कि हेमचंद्र ने, किसने? हेमचंद्र ने व्याकरण के उदाहरणों के लिए भट्टी के समान एक द्वाश्रय काव्य के रूप में कुमारपाल चरित की भी रचना की है। उपयुक्त कथन किस प्रसिद्ध साहित्यकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर श्याम सुंदर दास का है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। किसका है उपयुक्त कथन? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर श्याम सुंदर दास का है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। उपयुक्त कथन किसका है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं किसका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कि किसने? हेमचंद्र ने अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए भट्टी के रूप में द्वाश्रय ग्रंथ काव्य के रूप में कुमारपाल चरित की भी रचना की थी। किसकी रचना की थी? कुमारपाल चरित की भी रचना की थी। हेमचंद्र के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूं आपको। हेमचंद्र को क्या कहा जाता है? प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। हेमचंद्र की अन्य रचनाएं कौन कौन सी थी? शब्दानुशासन दूसरी रचना है, कुमारपाल चरित तीसरी रचना है, देशी नाम माला। ये तीन रचनाएं थी। किसकी? हेमचंद्र की। प्राकृत के पाणिनि जिन्हें कहा जाता है, उनकी शब्दानुशासन, कुमारपाल चरित और देशी नाममाला, ये तीन रचनाएं थी। जो शब्दानुशासन है, इसका पूरा नाम था सिद्ध हेम शब्दानुशासन। सिद्ध
हेम शब्दानुशासन, सिद्ध हेम शब्दानुशासन। सिद्ध क्यों था कि ये गुजरात के, कहाँ के, गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज के यहाँ इनका बड़ा मान था। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के यहाँ इनका बड़ा मान था। किनके यहाँ? सिद्धराज जयसिंह के यहाँ। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के यहाँ, गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के यहाँ इनका बड़ा मान था। तो उसी के आधार पर उन्होंने सिद्ध हेम शब्दानुशासन लिखी थी। और हेम से तात्पर्य था हेमचंद्र। तो पहले राजा का नाम, बाद में खुद का नाम, फिर रचना का नाम। सिद्ध हेम शब्दानुशासन। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज हेम जयसिंह, सिद्धराज जयसिंह के लिए इन्होंने लिखा था सिद्ध हेम शब्दानुशासन। कुमारपाल जो थे वो सिद्धराज जयसिंह के भतीजे थे, उनके यहाँ भी इनका बहुत मान था, इसलिए इन्होंने उनके नाम पर भी कुमारपाल चरित्र की रचना की थी। किसने? हेमचंद्र ने। प्राकृत के पाणिनि। और जो शब्दानुशासन है यह प्राकृत व्याकरण ग्रंथ है। यह क्या है? प्राकृत का शब्दानुशासन जो है वह क्या है? प्राकृत का व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? प्राकृत का व्याकरण ग्रंथ है शब्दानुशासन। इसीलिए हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता था। प्रश्न संख्या आती है अब हमारे सामने 22। चलो एक बार। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में कितने प्रकरण है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण में कितने प्रकरण है? 5 प्रकरण है, 4 है, 3 है, 2 है। 5 4 3 2, 5 4 3 2। अगर आपने आदिकाल पढ़ा है तो सबसे आसान प्रश्न है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण में कितने प्रकरण है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में कितने प्रकरण हैं तो बता देना चाहता हूं 5 प्रकरण हैं। बच्चन सिंह अपने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में लिखते हैं। बच्चन सिंह अपने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में लिखते हैं कि इसकी रचना जो हुई थी इसका नाम था उक्ति व्यक्ति। क्या नाम था? उक्ति व्यक्ति था। लेकिन 5 प्रकरणों में विभाजित होने के कारण उसका नाम रख दिया गया उक्ति व्यक्ति प्रकरण। क्या रख दिया गया? उक्ति व्यक्ति प्रकरण रख दिया गया। इसकी रचना किसने की थी? पंडित दामोदर भट्ट ने की थी। किसने की थी? पंडित दामोदर भट्ट ने। किसने की थी? पंडित दामोदर भट्ट ने की थी। उक्ति व्यक्ति व्याकरण क्या था? एक प्रकार का व्याकरण ग्रंथ था। एक प्रकार का क्या था? व्याकरण ग्रंथ था जो काशी कौशल नरेश गोविंद चंद्र काशी कौशल नरेश गोविंद चंद्र के पुत्रों की शिक्षार्थ इसकी रचना की गई थी। गोविंद चंद्र के पुत्रों के शिक्षार्थ इसकी रचना की गई थी। दामोदर भट्ट जो थे वो काशी कौशल नरेश गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे। किस काल की रचना है ये? 12वीं शती की रचना है। यह किस काल की रचना है? 12वीं शती की रचना है। इसकी भाषा को सुनीति कुमार चटर्जी ने प्राचीन कौशली माना है। इसकी भाषा को सुनीति कुमार चटर्जी ने प्राचीन कौशली माना है, अर्थात अवधि माना है। क्या माना है? अवधि माना है। प्रश्न संख्या आता है 23 है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह का संपादन किसने किया था? गोरक्ष सिद्धांत संग्रह का संपादन किसने किया था? राहुल सांकृत्यायन ने, गोपीनाथ, श्यामलदास, आचार्य शुक्ल। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह का संपादन किसने किया था? राहुल सांकृत्यायन, गोपीनाथ, श्यामलदास, आचार्य शुक्ल। आपके सामने हैं ये 4 ऑप्शन।
आप बता सकते हैं। राहुल सांकृत्यायन, गोपीनाथ, श्यामल दास, आचार्य शुक्ल। आपका टाइम स्टार्ट होता है और आपका टाइम खत्म होता है। तो उत्तर है गोपीनाथ। इसी के साथ आप जीत गए हैं हिंदी व्याख्याता की पोस्ट को। बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह का संपादन किसने किया था? गोपीनाथ ने किया था। किसने किया था? गोपीनाथ ने। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 24 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 24 कहता है कि जैन साहित्य से संबंधित असंगत कथन छांटिए। प्रश्न संख्या 24 कहता है कि जैन साहित्य से संबंधित असंगत कथन छांटिए। कहने से तात्पर्य यह है कि जैन साहित्य से संबंधित हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने वाली है। जैन साहित्य से संबंधित हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने वाली है। क्या है कि जैन का अर्थ है कामनाओं पर विजय प्राप्त करना। जैन का अर्थ है कामनाओं पर विजय प्राप्त करना। पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास जैन रचनाकारों की भाषा जो परिनिष्ठित तथा साहित्यिक अपभ्रंश थी। कौन सी थी? परिनिष्ठित तथा साहित्यिक अपभ्रंश थी जैन रचनाकारों की भाषा। 6 नंबर पर हमारा पता है जैन साहित्य का प्रभाव क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान था। जैन साहित्य का प्रभाव क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान था। और द हमारे पास आता है चालुक्य, सोलंकी और राष्ट्रकूट राज्य जैन थे। चालुक्य, सोलंकी और राष्ट्रकूट, चालुक्य, सोलंकी और राष्ट्रकूट राज्य जो थे जैन थी। तो क्या है असंगत इनमें से? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, बड़ा ही आसान है, सामने पड़ा है। आप एक बार फिर से पढ़ सकते हैं, चाहे तो एक बार फिर से मैं बोल देता हूं कि जैन का अर्थ है कामनाओं पर विजय प्राप्त करना। ब है जैन रचनाकारों की भाषा परिनिष्ठित तथा साहित्यिक अपभ्रंश थी। स है जैन साहित्य का प्रभाव क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान है। द है चालुक्य, सोलंकी और राष्ट्रकूट राज्य जैन थे। आपका समय खत्म होता है और उत्तर है जैन साहित्य का प्रभाव क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान है। जैन साहित्य का प्रभाव क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान है। जैन साहित्य का प्रभाव क्षेत्र क्या है? पश्चिमी राजस्थान है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान नहीं था, यह असंगत है। क्या था? मध्य देश का, मध्य देश का पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, विशेषकर गुजरात व काठियावाड़। हम देखते हैं कि जैन ज्यादातर हमें गुजरात में ही नजर आते हैं। तो मध्य देश का पश्चिमोत्तर क्षेत्र, मध्य देश का पश्चिमोत्तर क्षेत्र विशेषकर गुजरात और काठियावाड़ जो थे वो थे, न कि पश्चिमी राजस्थान था। कहने से तात्पर्य है कि जैनों से संबंधित अन्य सभी बातें इसमें सही लिखी गई है। प्रश्न संख्या आते हैं 25। प्रश्न संख्या 25 है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार है जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सेंगर, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम साहित्यकार कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन है, शिव सेंगर है, मिश्र बंधु है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपका टाइम अब। जॉर्ज ग्रियर्सन कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन जिसने हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रथम प्रयास किया था और साथ साथ में प्रवृत्तियों के चित्रण का भी प्रयास किया था। तो क्या किया था काल विभाजन, वो भी हम लोग देख लेते हैं। क्या किया था काल विभाजन? काल विभाजन कितने भागों में किया था? 12 भागों में। कितने भागों में? 12 भागों में काल विभाजन किया। काल पहला था चारण काल, पहला है चारण काल। दूसरा है पंद्रहवीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण काल। क्या है? दूसरा, पहला है चारण काल, दूसरा है 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण काल।
15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण काल। तीसरा है जायसी, तीसरा है जायसी। और 4 नंबर पर है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। तीसरा है जायसी और चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। और 5वां है हमारे पास मुगल दरबार। और 6 नंबर पर है हमारे पास तुलसीदास। 7 नंबर पर है हमारे पास रीति काव्य। और 8 नंबर पर है हमारे पास तुलसी के अन्य प्रवर्ती कवि, तुलसी के अन्य प्रवर्ती कवि। 7 नंबर पर है हमारे पास रीति काव्य, 7 नंबर पर 6 नंबर पर हमारे पास तुलसीदास, 7 नंबर पर रीति काव्य। रीति काव्य की जगह रीति काल भी हो सकता है, ऐसी कोई समस्या नहीं है, रीति काव्य। और उसके बाद आता है 8 नंबर तुलसी के अन्य प्रवर्ती कवि। और 9 नंबर पर है महारानी विक्टोरिया के काल में भारत, महारानी विक्टोरिया के काल में भारत। और फिर आता है 10 नंबर। 10 नंबर पर है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। और 11 नंबर पर आते हैं 18वीं शताब्दी में भारतीय, 18वीं शताब्दी का भारत। और 12 नंबर पर आ जाता है विविध, 12 नंबर पर आ जाता है हमारे पास विविध। तो क्या कितने भागों में जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन का प्रथम प्रयास किया था और क्या किया था? सबसे पहले चारण काल, सबसे पहले चारण काल, फिर 15वीं शती का 2 नंबर पर धार्मिक पुनर्जागरण काल, 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण काल। 3 नंबर पर आता है जायसी, 3 नंबर पर जायसी। 4 नंबर पर ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, 4 नंबर पर ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। 5 पर मुगल दरबार, 5 पर मुगल दरबार। 6 पर तुलसीदास, 6 पर तुलसीदास। 7 पर रीति काव्य, 7 पर रीति काव्य। 8 पर तुलसी के अन्य प्रवर्ती कवि, 8 पर तुलसी के अन्य प्रवर्ती कवि। 9 पर आता है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। भारत, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। और 18वीं शताब्दी का भारत। और 12 आ जाता है विविध। तो इस तरह से थे ये 25 प्रश्न हमारे। प्रश्न संख्या 26 है, इनमें से कौन सा तथ्य सही नहीं है? प्रश्न संख्या 26 है, इनमें से कौन सा तथ्य सही नहीं है? राहुल वेल में नायिका का नक्शिक वर्णन है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। वर्ण रत्नाकर में काव्य शास्त्रीय तत्वों का विवेचन है। नमस्कार दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अच्छा लगे तो। ये 25 ही प्रश्नों की बनाएंगे हम टेस्ट श्रृंखला, क्योंकि 50 ज़्यादा हो जाएंगे। 25 के हम लगभग 4 टेस्ट बना लेंगे प्रत्येक काल में से, ताकि पूरे हो जाए। इसलिए 25 प्रश्नों की ही बनाई जा रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, बने रहिए।